गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत ऐसे एलिमेंट्स जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में बताए, और इसमें मैंने टेम्परेचर के बारे में कुछ डिटेल्स से पढ़े थे, है ना। हम लोग टेम्परेचर के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि वो कौन कौन फैक्टर है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, किन किन वजह से टेम्परेचर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह है लैटिट्यूड, है ना। वी ऑलरेडी नो डैट द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, है ना, एंड रीजन अराउंड इट। आप लोग जानते हैं जैसे यह अर्थ है, ठीक है, तो ये जो लाइन है बीच अर्थ के ठीक बीचों बीच जो लाइन गया, इस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो सन की जो रेज होती है वह क्या होता है, इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ता है, बिल्कुल सीधे। यहाँ पे जो सन की रेज होती है उसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, वो सीधे पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या होगा, रेज बिकम मोर एंड मोर स्लेंटिंग इट दे मूव टुवर्ड्स द पोल बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, चाहे वह नॉर्थ पोल की तरफ जाए या साउथ पोल की तरफ जाए, तो जो रे है वह तिरछा होते जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल वर्टिकली है इक्वेटर पे, तो और जितना जितना हम पोल की तरफ जाएंगे तिरछा होता जाएगा। तुम ही बताओ, अगर सन है ना बिल्कुल सीधा पड़ रहा है उस समय ज़्यादा गर्मी रहेगा, या तिरछा होकर जा रहा है उस समय ज़्यादा गर्मी होगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि यहाँ सन डायरेक्टली पड़ता है। तो इसीलिए जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है इक्वेटर वार्मर देन द प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, है ना। इक्वेटर जो होता है इसके आसपास की एरिया गर्म होती है, यहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम पोल्स या है ना पोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वह कम होते जाता है। जैसे दिल्ली जो है वह इक्वेटर के बहुत नज़दीक है, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जबकि लंदन है ना इक्वेटर से बहुत दूर और पोल के नज़दीक है, तो वहाँ पे गर्मी कम और ठंडी ज़्यादा रहती है। तो पहला जो फैक्टर था वह लैटिट्यूड। दूसरा है एल्टीट्यूड। डस्ट एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ट्रैप हीट। आप लोग जानते हैं कि एयर के साथ साथ डस्ट रहता है और वाटर वेपर भी रहता है, और यह क्या करता है, ट्रैप हीट राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ एरिया। और यह क्या करता है, ये जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वह हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके वजह से उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वह राइज हो जाता है, बढ़ जाता है ना। The air that is closer to the surface of the earth is dense and has a lot of dust। देखो जो एयर हमारे अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, तो अर्थ के सरफेस के नज़दीक है तो वहाँ पे ज़्यादा डस्ट पाया जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा डस्ट होगा, तो है ना जिसके वजह से है ना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा देन इट इज़ वार्म, तो यह गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप अर्थ के सरफेस जब रहेंगे, सरफेस के जितना नज़दीक रहेंगे तो टेम्परेचर उतना अधिक रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एयर जो होता है वह क्या होता है, पतला होते जाता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर थिन होने जाता है, पतला हो जाता है, एंड जो है ना लेस अमाउंट ऑफ डस्ट, और उसमें जो डस्ट होती है डस्ट की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके वजह से वाटर वेपर दैट इज वाई एरियाज एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर देन एरियाज द इन द प्लेन। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जितने हाई पे जाएंगे, जितने ऊंचाई पर जाएंगे, तो उतना जो क्या होता है फिर हवा जो है ना टेम्परेचर आपको कम मिलते जाएगा। जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वह डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आप जो है ना समुद्र से कितनी दूरी पर है ना, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर भी इस पे डिपेंड करता है कि आप समुद्र से कितना दूर है ना। लैंड एंड सी ब्रिज हेल्प्स इन मॉडरेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस नियर द सी। देखो एक होता है लैंड ब्रिज और एक होता है सी ब्रिज, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं यह दोनों टेम्परेचर को मॉडरेट करने में मददगार होते हैं। लैंड हीट्स एंड कूलर फास्टर देन, है ना। लैंड देखो आप लोग को पता है गर्मी का समय या कोई भी समय हो तो लैंड जल्दी से हीट होता है, एंड कूलर फास्टर देन वाटर। लैंड जो है ना पानी, जिस लैंड जो है तेजी से गर्म होता है ना, और बहुत तेजी से ही क्या होता है वह ठंडा भी हो जाता है। पानी
पानी से ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है। ड्यूरिंग द डे लैंड इज हॉटर देन सी, जब दिन का समय होता है तो जो लैंड होता है वह समुद्र से ज़्यादा गर्म होता है। देखिए आप चित्र के जरिए समझ सकते हैं। देखिए ये लैंड है, लैंड गर्म है किसकी अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा। तो कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड, तो देखो तो समुद्र तो ठंडा है, तो समुद्र से जो है ना जो ठंडी ठंडी हवा होती है इसे ही हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। यह सी ब्रीज क्या होगा, समुद्र से है ना लैंड की तरफ बढ़ेगा। सी ब्रीज समुद्र से लैंड की तरफ जाता है तो लैंड की जो गर्मी होती है वह गर्मी क्या होगा, ऊपर चले जाएगा है ना, और ऊपर जाने के बाद वह फिर क्या हो जाएगा, समुद्र की तरफ चले जाएगा। ठीक है। जबकि नाइट में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। एट नाइट लैंड इज कूलर देन सी, और रात में क्या होता है, लैंड ठंडा होता है और सी गर्म होता है। तो जो कूल एयर होते हैं वह समुद्र की तरफ है ना, जिसे हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। अब देखो रात में क्या हो जाता है, यहाँ देखिए लैंड ब्रिज जो है यह जो है ना समुद्र की तरफ चलता है, क्योंकि लैंड गर्म रहता है तो इसकी जो गर्म हवा होती है वह समुद्र की तरफ जाती है और समुद्र की जो गर्मी होता है वो फिर लैंड की तरफ आ जाता है। इस दस टेम्परेचर इन द कोस्टल एरिया रिमेन्स मॉडरेट, इसीलिए क्या होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से कोस्टल एरिया का जो रीजन होता है वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। दस इज वाई कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई एंड चेन्नई हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, इसीलिए जो कोस्टल एरिया है जैसे मुंबई और चेन्नई यहाँ जो है मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है, न ज़्यादा गर्म मिलेगा न ज़्यादा ठंडा मिलेगा दिल्ली के अपेक्षा, क्योंकि दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है। ठीक है, तो है ना समुद्र से जो कितनी डिस्टेंस पे है ये भी मायना रखता है टेम्परेचर के, है ना। और नेक्स्ट है प्रिवेलिंग विंड्स, जो हवा चलती है विंड चलती है। विंड हैव एन इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एरिया बाय स्टार्टिंग हीट ट्रांसफर। अब देखो जो विंड चलती है वह भी क्या होता है टेम्परेचर को है ना किसी भी एरिया के टेम्परेचर पे डिपेंड है ना, टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। जो हवा चलती है तो वह हवा क्या करता है अपने साथ गर्मी को है ना बहा के ले जाती है। ब्लोइंग ओवर एन एरिया आर कोल्ड, अब देखो गर्म हवा क्या करेगा है ना, गर्मी को उठा के ले गया और किसी एरिया पे ले जाकर उसको कोल्ड कर देता है। देन दे लोअर द टेम्परेचर ऑफ द एरिया, और वहाँ के उस एरिया के टेम्परेचर को लो कर देता है। इफ़ द विंड्स आर वार्म देन दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द एरिया, अगर विंड गर्म है, विंड अगर गर्म है तो वह क्या करेगा उस एरिया के टेम्परेचर को भी गर्म कर देगा, है ना। यह था एक आपको है ना विंड, यह भी जो है टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। इसके बाद है ओशियन करेंट। ओशियन करेंट आप लोग जानते होंगे है ना, ओशियन की तरफ से जो ठंड गर्म हवा आती है इसे ही हम लोग ओशियन करेंट करते हैं, यह भी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। ओशियन करेंट्स आर द स्टेडी फ्लो ऑफ सरफेस ओशियन वाटर फ्रॉम है ना वन प्लेस टू अनदर इन द प्रिवेलिंग डायरेक्शन, है ना। यह क्या है ओशियन की तरफ से है ना, ओशियन की तरफ से जो है ना वाटर फ्लो होती है वह एक जगह से दूसरे जगह है ना, यह भी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। डे में भी वार्म और कोल्ड, अब देखो ओशियन की तरफ से जो हवा आती है वह या तो ठंडी हो सकती है या तो गर्म हो सकता है ना। व्हेन विंड ब्लोज ओवर दे टू बिकम वार्म, जब क्या होता है समुद्र के ऊपर से जब विंड चलती है तो यह क्या करता है इसको गर्म कर देता है या ठंडा भी कर सकता है। यह आपको उस सब वहाँ के टेम्परेचर और उस पैलेस के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यह सब फैक्टर्स थे जो एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। अब हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर को यूज करके इसकी सहायता से हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। जो स्केल होता है वह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को ये क्या नाम है मेज़र किया जाता है और सेल्सियस में भी मेज़र किया जाता है। अगर हम फ़ारेनहाइट है ना फ़ारेनहाइट स्केल पे देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब है
32 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो वह आइस मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है वह 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस स्केल पे देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ये क्या होता है, वाटर आइस बन जाता है ना। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वह 0 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ तक जान गए है ना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, इसके बारे में बता दिए हम आप लोगों को। अब हम अगले वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।